Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series. In the previous lecture, we were discussing the prerequisites for the functioning of a successful democracy, जो कि past paper का question भी है, और हम देख रहे थे कि किस तरह there are certain prerequisites which are very important कि जिनके बगैर जमहूरियत कभी भी सही तरीके से चल नहीं सकती. उनमें हमने जितने different prerequisites देखे, उसको आप एक case study से comparison कर सकते हैं. So we were discussing कि West के अंदर किस तरीके से पहले से बहुत सारे ये प्रीरेक्विजिट्स मौजूद थे और उसके बाद डेमोक्रेसी आई जिसकी वजह से इट्स इफेक्टिवली फंक्शनिंग, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज में जहां एक मॉडर्न स्टेट नहीं है, एथनिक डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, इट्स ड्रिवन बाय एथनिक सेक्टेरियन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिवाइड्स. देयर आर पेट्रोनेज नेटवर्क्स रादर देन इंस्टीट्यूशंस दैट आर मेरिटोक्रेटिक इन नेचर. यानी वो तमाम प्रीरेक्विजिट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो वहां पर अप्लाई नहीं होते थे. एंड देन डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन African societies. According to certain political theorists, in which Francis Fukuyama is one of the very vocal ones, argue that because of the absence of these prerequisites and introduction of democracy at a point in their history when these prerequisites were missing, in the longer run, democracy ended up doing more harm to African countries. तो आप ये कोट कर सकते हैं फ्रांसिस फुकुयामा को. उसने अपनी किताब पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके के अंदर ये एनालिसिस लिखा है. तो ये हमारे उस एनालिसिस और केस स्टडी जो आपके उस पूरे लॉजिक जो आपने भी दिया उसको रीइंफोर्स करती है. जो अगला सवाल है जो कि 2014 में आ चुका है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो ये है कि हाउ कैन डेमोक्रेसी ब्रिंग इवन चेंज इन सोसाइटी. कि डेमोक्रेसी कैसे एक ब्रॉड लेवल का और एक बड़ा लॉन्ग टर्म लेवल का जो है और बराबरी की सतह पर चेंज जो है ना वो लेकर आ सकती है, यानी सबको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है. तो इसकी जो आंसर की आउटलाइन है वो कुछ यूं बना सकते हैं आप कि सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या करती है जो कि इवन चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, वो एहतसाब करती है, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ. अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ किस तरीके से होता है, क्योंकि रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं. अगर एक गवर्नमेंट करप्ट है, एक गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, एक गवर्नमेंट सब लोगों का ख्याल नहीं रख रही, तो इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ पावर. मैस मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट. सिविल सोसाइटी जो आपकी एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉयर्स के ग्रुप्स हैं, वो लोग, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमीशंस, इन तमाम चीजों की वजह से आपकी गवर्नमेंट्स आर इन डेमोक्रेसी आर फोर्स्ड टू परफॉर्म, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं. इन डिक्टेटरशिप, अ डिक्टेटर इज आंसरेबल टू नो वन, अ मोनार्क इज आंसरेबल टू नो वन, बट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू ऑपोजिशन हैं, लॉयर्स के ग्रुप्स हैं, वो लोग, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमीशंस. इन तमाम चीजों की वजह से आपकी गवर्नमेंट्स आर इन डेमोक्रेसी आर फोर्स्ड टू परफॉर्म, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं. इन डिक्टेटरशिप, अ डिक्टेटर इज आंसरेबल टू नो वन, अ मोनार्क इज आंसरेबल टू नो वन, but an elected government is answerable to opposition in parliament. It's also answerable to courts, it's answerable to public when it goes to elections. तो इसकी वजह से governments are forced to cater to all the people, because अगर हुकूमत सिर्फ से 10% लोगों का ख्याल रख रही है या 30% लोगों का ख्याल रख रही है, तो the rest of the 70% can theoretically vote that government out of power. इसीलिए democracy एक structural incentive create करती है for the governments to contribute in an even fashion in society. इनका एक सेकंड जो कॉरोलरी इफेक्ट है कि आपकी जो गवर्नेंस है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट होती है. उसकी वजह यह है कि आपकी डेमोक्रेसी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव स्ट्रक्चर है फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कि वो डिलीवर करें, बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट रिमेन इन पावर. अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो वो पावर में नहीं रह सकते, बिकॉज लोग उनको वोट आउट कर देंगे. इसीलिए जमहूरी निज़ाम के अंदर आपको अमूमी तौर पे गवर्नेंस ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है. वो तमाम इशू, एक छोटा सा इशू कोई भी किसी जगह पर हुआ तो वो मीडिया पे आ जाता है और फिर गवर्नमेंट की बदनामी होती है और गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू एक्ट ऑन दैट. द थर्ड इज बेटर डिसीजन मेकिंग. एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. आपका मोनार्की के अंदर और डिक्टेटरशिप के अंदर, इन दोनों सिस्टम के अंदर वन पर्सन स्वेज
everyone else, उसका जो कंट्रोल है that is over every other person. तो डिसेंट का मार्जिन बहुत कम होता है उन हुकूमती निज़ामों के अंदर. तो इसीलिए जबकि डेमोक्रेसी में क्या है कि आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, उसके नीचे उसकी कैबिनेट है, उसकी कैबिनेट पार्लियामेंट को आंसरेबल है, और पार्लियामेंट के अंदर फिर आपकी सेनेट और नेशनल असेंबली है. फिर यानी एक बहुत डिलिबरेटिव प्रोजेक्ट है, एक बड़ा डिलिबरेटिव प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का डेमोक्रेसीज के अंदर, जिसकी वजह से generally the decisions that are made in democracy are more representative of the will of the people, but they are also better decisions. They are not, क्योंकि एक बंदे का fault करना या one person failing is more probable and likely than so many people failing. तो अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत सोच रहा है तो उसके एडवाइजर्स, उसके कैबिनेट के मेंबर्स, अगर वो भी नहीं तो पार्लियामेंट की कमेटीज, सेनेट की कमेटीज, कहीं ना कहीं लेवल पर जाके उसकी उस स्टूपिडिटी को काउंटर करने के लिए काउंटरवेलिंग फोर्सेस मौजूद हैं. देयर आर काउंटरवेलिंग इन्फ्लुएंसेस इन democratic system that can keep a check on government's stupidity, and their stupid decisions could be checked. But in monarchies and dictatorships, there is no external countervailing influence to keep a check on the stupidity of that one man. All right. Fourth is the equitable distribution of wealth and resources. Generally आपकी जमहूरियत ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है वेल्थ और रिसोर्सेज की, जिसका ये एक बहुत बड़ी वजह वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि उसके पास उसको एक इंसेंटिव होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट बैंक बढ़ाए. तो वोट बैंक बढ़ाने का इंसेंटिव का मतलब है कि आप कोशिश करोगे कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज को भी डेवलप करो, उधर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ, उधर भी काम करो ताकि आपकी वोट बैंक वहां पर भी इंक्रीज करे. तो जनरली देयर इज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन दैट रिगार्ड. बट सेकेंडली, मोनार्क्स एंड डिक्टेटरशिप बाय कॉन्ट्रास्ट हेल फ्रॉम सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. तो उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं होता सारी लोगों के लिए बेहतरी करने का, और चूंकि वो किसी एक खास सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं, लाइक किसी खास एथनिसिटी से, किसी खास रिलीजन या किसी खास सेक्ट से, तो जनरली they prefer their lot, their people over the wider society and their community over the wider society. तो जिसकी वजह से unequal distribution होती है. By contrast, in democracy, they have a strong incentive to work for the equitable distribution of resources. Fifth, democracies generally produce greater cohesion and greater integration. उसकी वजह यह है कि चूंकि जो डिक्टेटरशिप और जो मोनार्की है, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में पावर आपकी सेंट्रलाइज्ड होती है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि चंद लोग और चंद सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर गोइंग टू हैव अ स्टेक इन द गवर्नमेंट, द रेस्ट आर गोइंग टू बी मार्जिनलाइज्ड. तो जो छोटे सूबे हैं या आपकी जो वो एथनिसिटीज जो डिक्टेटर की एथनिसिटीज है या उसके रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखती, दे आर जनरली गोइंग टू बी केप्ट आउट ऑफ द पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल सिस्टम. हमने ये देखा है इराक में किस तरीके से जब शियाइट रूलर था वहां पे, तो कैसे वहां पे शियास को फेवर करना शुरू कर दिया गया. जैसे मालिकी की गवर्नमेंट को ये एक्यूज किया जाता है. मालिकी से पहले जब सदाम हुसैन वाज अ सुन्नी रूलर तो कहा जाता था कि सुन्नीज को फेवर किया जाता है और शियाज आर आउट, दे आर नॉट गिवन इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से स्टेट डिवाइड हो जाती है, रियासत आपस में अंदर इंटीग्रेशन नहीं आ सकती. जबकि डेमोक्रेसीज के अंदर वो अंदर ही सिस्टम मौजूद है डिफरेंट इंटरेस्ट को केटर करने का, क्योंकि पीपल इन द पार्लियामेंट कैन कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्रोविंसेस, वो ऑल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो पीपल फ्रॉम ऑल एथनिसिटी, रिलीजन, sects have the ability to come to parliament, plus they have the ability to protest, they have the ability to voice their criticism on the government, वो मीडिया पे आ सकते हैं, वे सारी चीजें कर सकते हैं. जबकि इसके खिलाफ आमरीत के अंदर या बादशाहत के अंदर ओप्रेसिव और रिप्रेसिव मैकेनिज्म यूज किया जाता है डिसेंट को और जो दूसरी एथनिसिटीज हैं, दूसरे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको चुप करवाने के लिए, which leads to division within the society. Internal factions create होती हैं, fragmentation होती है. So that is why ethnic fragmentation has been very ethnic and otherwise sectarian fragmentation is very rampant in Middle Eastern democracies. तो जो जमहूरियत है by contrast वो आपकी ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन को
इम्प्रूव करती है, बिकॉज एवरीवन फाइंड्स अ स्टेक इन द गवर्नमेंट. हर किसी को पता है कि हम वी आर बेटर ऑफ इन द सिस्टम, क्योंकि आप उसको सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट का मौका देते हो. The sixth is the peaceful and inclusion towards minorities. Democracies are generally more peaceful towards minorities because आप हर एक को, जिस तरह पहले बात की, सिस्टम में आके अपने इश्यूज एड्रेस करने का मौका देते हो, सिस्टम को यूज करते हुए करते हो. बिकॉज अगर किसी बंदे को जमहूरियत में हक नहीं मिल रहा किसी अकलियत को, तो इट कैन गो टू इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, इट कैन गो टू इंडिपेंडेंट मीडिया, इट कैन गो टू सिविल सोसाइटी, तो दे गेट देयर ग्रीवेंसेस रीड्रेस्ड जनरली. डिक्टेटरशिप में वो किसी भी सूरत नहीं कर पाते. जब वो नहीं कर पाते, फिर दे इवन रिजॉर्ट टू वायलेंस बिकॉज दे हैव नो वे आउट. तो इस तरीके से आपकी जमहूरियत ज्यादा इंक्लूजन की तरफ, प्रो इंक्लूजन होती है माइनॉरिटीज की तरफ. द सेवेंथ आइडिया इज अबाउट वॉर्स एंड एग्रेशन. देयर इज अ पॉपुलर कंसेप्शन इन पॉलिटिकल थ्योरी कि डेमोक्रेसीज आर लेस वॉर मॉन्गरिंग, डेमोक्रेसीज आर मोर पैसिफिस्ट. इसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहते हैं और इसे म्यूचुअल डेमोक्रेटिक पैसिफिज्म भी कहते हैं. The idea is that democracies are less prone to war for many reasons. A, because generally people do not support war, and since in democracy power rests with the people, people would not vote a person in power who openly advocates doing war with other countries. Secondly, in democracy, since war is a loss for everyone, क्योंकि जो वॉर है वो डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमन कॉस्ट और ह्यूमन टॉल उसका बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के अंदर, और ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर अवाम की राय भी शामिल है, वो कभी भी वॉर को फेवर नहीं करती. बाय कंट्रास्ट, डिक्टेटरशिप्स इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग देयर पावर, इन द इंटरेस्ट टू परपेचुएट देयर पावर एंड इलोंगेट देयर पावर, दे आर मोर प्रोन टू गो टू वॉर. तो डेमोक्रेटिक पीस थियरी के तहत democracies are less prone to war. The last is that they can see greater support for the international community. IMF, World Bank, Global Development Institutions, generally जो Bretton Woods Institution जिनको कहा जाता है, जो वेस्ट ने डेवलप किए थे, वो इंस्टीट्यूशन आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ज्यादा एड प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. जब अब वो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स नहीं रही, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट ज्यादा करते हैं, आपको एड ज्यादा मिलती है, आपको असिस्टेंस ज्यादा मिलती है. सो इट बिकम्स इजी फॉर गवर्नमेंट टू स्पेंड दैट एड ऑन पीपल, और वो लोगों को फराहम कर सकती है. इसकी मिसाल जैसे कैरी लुगर बिल पाकिस्तान में 2008 में आया था, जब मार्शल लॉ खत्म हुआ और एक जमहूरी हुकूमत आई, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कैरी लुगर बिल के अंदर डेवलपमेंटल एड दी ताकि पाकिस्तान की फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी वो स्टेबलाइज कर सके. तो ये सारे आपके ideas that how democracy can bring an overall broad and inclusive change in society. The next question is comparing democracy with dictatorship. यह सवाल 2003 में आया था. मैंने इसको एक वेन डायग्राम की शक्ल में किया. आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में भी डिस्कस करें, इन पॉइंट्स को लेंथी करके, इनको जरा लंबा करके भी लिखें, और एंड पे वेन डायग्राम्स भी दिखा दें. तो सिंस इट्स कंपेयर एंड कंट्रास्ट, सो दिस पोर्शन इज द कंट्रास्ट एंड दिस इज द कंपेयर के जिसके अंदर आपकी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं. तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के अंदर जो फर्क है बहुत सिंपल. सबसे पहले तो आपकी जमहूरियत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे बेस करती है. आपकी डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल पावर रेस्ट्स विद द पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिम कमिंग टू पावर थ्रू इलेजिटिमेट मींस, थ्रू फोर्स. तो आपकी डेमोक्रेसीज में पावर फ्री इलेक्शंस के तौर की वजह से मिलती है. So because you have the most votes, you form a government. In dictatorship, you have the power and you have forces with you. That's why you form a government. In democracy, there's accountability to opposition parties, parliament, and the public at large. While in dictatorships, there's no accountability because वो एक डंडे के जोर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक जोर से और पावर के जरिए अपना काम मनवा रहे होते हैं. तीसरी, डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. कुछ लोकलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है. इसी तरह जो दुनिया भर में डेमोक्रेसीज के अंदर कुछ लोकलाइज्ड पार्टीज होती हैं नेशनल पार्टीज के अलावा. तो इन सच अ फैशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गेट रिप्रेजेंटेड in the public
in the political arena and effectively in the parliament as well. जबकि डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल पार्टीज जनरली या तो बैन होती हैं क्योंकि तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी बैन की जाती है, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स के अंदर भी हर डिक्टेटर ने किसी एक पार्टी को अपने साथ मिला लिया तो वो उनको इन्वॉल्व करते हैं. तो democracy is governed by multiplicity of interests represented by different and variant political parties, while dictatorships political parties are virtually absent. डेमोक्रेसी के अंदर moreover आपको ओपन क्रिटिसिज्म, फ्री स्पीच और फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नजर आती है. जबकि आप डिक्टेटरशिप के अंदर देखें तो ऑल काइंड्स ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज आर curtailed. डेमोक्रेसी के अंदर एक जो अदलिया है आपकी वो आजाद होती है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑपरेट करती है जो कि चेक रखती है गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस देती है और सिटीजन्स को रिलीफ और इमीडिएट और स्विफ्ट जस्टिस देने का काम करती है. जबकि डिक्टेटरशिप्स के अंदर अमूमी तौर पे जुडिशरी जो है वो डिक्टेटर्स की बिडिंग करती है, वो उन्हीं के मर्जी के फैसले देती है. जो डिक्टेटर्स फैसले देना चाहते हैं वो उसी किस्म के फैसले दिया करते हैं. तो जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड इवन विद कंट्रीज दैट हैव very poor democratic culture as well, in our history as well, जिस तरह हम देखते हैं कि historically the honorable judiciary of Pakistan has validated martial laws and military coups time and again. तो इससे इन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है डिक्टेटरशिप्स के अंदर टू फंक्शन इफेक्टिवली. द सिक्स्थ important comparison is that in democracy power is not concentrated, it's relatively decentralized. कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उसकी कैबिनेट, फिर पार्लियामेंट्स, फिर प्रोविंशियल और पार्लियामेंट्स, इनके दरमियान पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं. जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर चूंकि अमूमी तौर पे जो मिलिट्री से हेल करते हैं, दे हैव अ स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ड्यू टू विच पावर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है आपकी डिक्टेटरशिप्स के अंदर, और वो एक सेंटर से गवर्न करते हैं पूरी स्टेट को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेरिफेरल एरियाज, बहुत ज्यादा एरियाज और इंटरेस्ट्स इग्नोर हो जाते हैं, निग्लेक्ट हो जाते हैं. तो इनकी वजह से पावर, द सेंट्रलाइज्ड पावर एट वन पार्ट ऑफ द कंट्री मींस कि एक खास हिस्से तक डिक्टेटरशिप के बेनिफिट्स पहुंचेंगे, सारे एरियाज तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचेंगे. इन तीनों में, दोनों सिस्टम्स के अंदर तीन चीजें कॉमन भी हैं कि बोथ हैज द पोटेंशियल टू बी पावरफुल. डेमोक्रेसीज बहुत बहुत पावरफुल आपको नजर आती हैं, जिनमें बड़ी रियासतें बहुत पावरफुल हैं, लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, दीज कंट्रीज. डिक्टेटरशिप्स भी आपको पावरफुल नजर आती हैं. इनके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है दोनों निज़ाम के अंदर, क्योंकि दोनों निज़ामों में आपको के पास एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है जो रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबॉलिक हेड भी होता है, वो इफेक्टिवली गवर्न भी करता है. तो लीडर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. डिक्टेटरशिप तो वैसे ही एक पर्सनालिटी कल्ट की वजह से या फोर्स ऑफ वन पर्सन की वजह से एग्जिस्ट करती है, तो वहां भी लीडर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, इवन द डेमोक्रेसीज आर लेस प्रोन टू वॉर, दोनों कंट्रीज में पोटेंशियल फॉर वॉर एग्जिस्ट करता है. और अकॉर्डिंग टू पीपल एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स who do not agree with the theory of democratic pacifist theory, जो हमने पहले डिस्कस की थी, जो इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि रियासत चाहे जमहूरी है चाहे आमिर है, वॉर का जो कैलकुलस है वो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पे होता है. उसका निजाम जो मर्जी है, उससे उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो डेमोक्रेसी का निजाम है या डिक्टेटरशिप का निजाम है. केनेथ वॉल्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट international relations का theorists who have argued for this idea, so you can make a reference to him as well, कि both democracy and dictatorship have equal propensity of war. They just make decisions of war based on their own conception of national interest and their own perception of external threat. वो perception of threat की basis पे war पे जाया करते हैं. तो both are equally likely. And some theorists also argue कि जो शैम डेमोक्रेसीज या नेसेंट डेमोक्रेसीज, जो रियासतें नई नई जमहूरी हुई हैं, the countries which are just democratized in the early phases of democratization, they have more propensity for war
than mature democracies or authoritarian governments like dictatorships. तो ये आपके पास बेसिकली वो तमाम जनरल आइडियाज हैं जो कि आप इस क्वेश्चन के अंदर फिट कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट यू हैव टू मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स और उसके अंदर एग्जांपल्स और रेफरेंसेस और कोटेशंस जो आप लिख सकते हैं. एंड एट द एंड बिफोर कंक्लूजन, more likely, ज़्यादा preferably, make a Venn diagram to condense all the information that we have done, and do that for all kinds of compare and contrast questions. Next हम यहीं से continue करेंगे political science को. Till then, take care. See you in the next lecture.